So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो जोरों शोरों में चल रही हैं। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर सीए फाइनल लॉ एग्जामिनेशंस। इनफैक्ट अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और जहां भी बोर्ड मीटिंग की बात होती है तो बोर्ड मीटिंग हमेशा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको देने वाला है कम से कम 10 से 12 नंबर। तो 10 से 12 नंबर का चैप्टर है बॉस। टेक्निकल माना जाता है, लेंथी माना जाता है, बट इस रिवीजन वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा, ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा, ये चैप्टर आपके लिए कंसाइज बन जाएगा, राइट। इसके जो नोट्स हैं दैट इज द डायरेक्टर समरी नोट्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे बोर्ड मीटिंग के चैप्टर को 1.25 घंटे में रिवाइज किया जाए। एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, राइट। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई 70-80 मिनट के अंदर, 90 मिनट के अंदर ये चैप्टर रिवाइज हो जाए, और उसके बाद मेरे रिविजनरी वॉइस क्लिप को यूज करके इसी चैप्टर को आप आधे घंटे में रिवाइज कर पाओगे। तो पहले आपने इनिशियली अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी, जो भी 20-25 घंटे लगाकर, या राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कहाँ क्लासेस ली है, या फिर आपने अपने सेल्फ स्टडीज कंप्लीट कर ली होंगी। अब उसके बाद आप इस रिविजनरी वीडियो को यूज करके 1.5 घंटे से भी कम टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, और फिर मेरा वॉइस क्लिप यूज करके आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, और फिर हमें मजा आ जाएगा, राइट। अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमें हिम्मत कैसे मिलेगी, हमें एंकरेजमेंट कैसे मिलेगी कि हम फर्दर वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो अब देखना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यूज करके क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो ओपोनेंट होता है वो हमारे सामने वीक बन जाता है। उसी तरीके से हम अपनी स्टडीज में भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिवाइड एंड रूल का। बोर्ड मीटिंग का चैप्टर एज ए होल हमें बहुत लंबा लगता है, लेंथी लगता है, बट अगर आप उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दें तो चैप्टर हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। तो चैप्टर नंबर 12 है। याद रखना, चैप्टर नंबर हमेशा रोमन में लिखा जाता है, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर है। ये कोई रैंडम चैप्टर नंबर नहीं है कि मैंने आपने अपने कन्वीनियंस के लिए से दे दिया। तो चैप्टर नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट है, जो कवर करता है फ्रॉम सेक्शन 173 टू 195, एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। और इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्म यूज होता है दैट इज द एमबीपी फॉर्म। जिस तरीके से जो पहला चैप्टर पढ़ा था हमने डायरेक्टर्स, उसमें जो फॉर्म यूज होता था दैट वाज द डीआईआर फॉर्म, उस तरीके से बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में जो फॉर्म यूज होता है दैट इज द एमबीपी फॉर्म। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। यूनिट 1 सेक्शन 173 टू 175 दैट इज बोर्ड मीटिंग्स। सेक्शन 173 में बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, 174 के अंदर कॉरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, 175 में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 दैट इज पावर्स ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 176 टू 183, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 177 178, बिकॉज 177 178 के लिए आ गया यूनिट नंबर 3, जहां पे ऑडिट कमिटीज एंड नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटीज एंड विजिल मैकेनिज्म्स, राइट, इन सब चीजों की बात होती है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल यूनिट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जहां पे सेक्शन 184 188 एंड 189 कवर्ड है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5 दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, कवरिंग सेक्शन 185 186 187, एंड फाइनली आता है हमारा रेसिडुअल यूनिट, यूनिट नंबर 6, जहां पे सेक्शन 190 191 192 193 ये सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। ध्यान रखना कि सेक्शन 194 एंड 195 अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड, दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। 194 बेसिकली वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग के बारे में था, 195 इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में था, तो वो अब एक्सक्लूड हो चुका है, सिलेबस से ओमिट हो चुका है, बिकॉज सेबी के अंदर वो सेम प्रोविजंस हैं, तो डुप्लीकेसी ना हो इसलिए लॉ मेकर ने उन सेक्शंस को हटा दिया है। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग, देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, बोर्ड मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है, बोर्ड मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बोर्ड मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिनको मेंबर्स ने अपॉइंट किया है। अब डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये हम लोग सेक्शन 152 में डिस्कस कर चुके हैं इन द अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर, कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नॉर्मली ओआर पास करके होता है, या फिर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड भी कर सकता है अंडर सेक्शन 161, या राइट, या फिर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड भी कर सकता है अंडर सेक्शन 161, या फिर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 242।
तो वो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे उनका अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा हुआ हो, चाहे बोर्ड के द्वारा हुआ हो, चाहे ट्रिब्यूनल के द्वारा हुआ हो, वो सब मिलाकर कंस्टिट्यूट करते हैं, दैट इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के बिहाफ में डिसीजन मेकिंग का काम करे, और ये जो भी डायरेक्टर्स हैं इनको मिलकर अपने अपने व्यूज डिस्कस करने हैं, एक दूसरे से बातचीत करनी है, और कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं, जिसके लिए लॉ ने इनको जगह जगह पावर्स डेलीगेट कर रखी है। कुछ पावर्स बोर्ड के पास है कि आप ये चीज कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स बाय पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन, एंड कुछ पावर्स आज भी मेंबर्स के पास रिजर्व्ड है, बिकॉज सारा पावर्स बोर्ड को नहीं दिया जा सकता, वरना मेंबर्स माइट गेट एक्सप्लॉइटेड। दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ द चैप्टर, सिंपल लॉजिक ऑफ द चैप्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग्स करते हैं, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपस में मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स करें। उसके अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक होता है बोर्ड मीटिंग, या तो आप फिजिकल बोर्ड मीटिंग करें, सब जाएंगे, पर्सनली बैठेंगे, बातचीत करेंगे, साथ में लंच डिनर खाएंगे, अपने अपने व्यूज शेयर करेंगे, डिस्कस होंगी, गॉसिप्स भी होंगे साथ साथ में, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा माध्यम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो एक ऑप्शनल मोड होता है, कंपलसरी मोड नहीं होता है, जहां पे जो डायरेक्टर फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहा मीटिंग, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या करता है, मीटिंग अटेंड कर लेता है। जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम पे तो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हो रहा है, या कोई डायरेक्टर इंडिया के बाहर गया है, वहां अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग अटेंड कर सकता है। एक और रास्ता है जहां पे कोई डेलिब्रेशंस नहीं होता, कोई डिस्कशंस नहीं होता, जहां पे डॉक्टर अपने घर बैठा है और उसको सिर्फ वोट करना है रिजोल्यूशन के फेवर में या फिर रिजोल्यूशन के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जो कि सेक्शन 175 के अंदर कवर्ड होता है। बेसिक ये डिफरेंस होता है कि जो बोर्ड मीटिंग फिजिकली होती है वो तो मैंडेटरी होता है, और कोई भी चीज के बारे में आप चर्चा कर सकते हो फिजिकली मिलकर, फिजिकली बातचीत करके। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम ऑप्शनल होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ऑप्शनल, इट्स अ फैसिलिटी दैट मे बी गिवन बाय द कंपनीज, राइट। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं कि भाई ये फलानी चीजें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कस नहीं कर सकते। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कंपलसरी, एक कंप्लीटली एक ऑप्शनल मोड होता है। कंपनी चाहे तो आरबीसी में शिफ्ट कर सकती है, अगेन आरबीसी इज ऑप्शनल, बट ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आरबीसी के माध्यम से डिस्कस नहीं हो सकती। 13 एक्सक्लूजन्स दिया है 179 सबसेक्शन 3 में कि ये 13 मैटर्स के ऊपर आप आरबीसी के माध्यम से डिस्कस नहीं कर सकते। सिमिलरली 36 एक्सक्लूजन्स दिया है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में, इंक्लूडिंग दैट 13, कि आप इन चीजों के ऊपर आरबीसी के माध्यम से डिस्कस नहीं कर सकते। तो दैट इज द एजेंडा ऑफ द चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है बीच में कॉरम की रिक्वायरमेंट, कि भाई बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा कि कोई डायरेक्टर्स नहीं आ रहे, डायरेक्टर्स का आना भी जरूरी है, कुछ डायरेक्टर्स का प्रेजेंट रहना भी जरूरी है। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। अब देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है पहला यूनिट हमारा, यूनिट नंबर 1, दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 173 टू 174 175। 173 बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, 174 कॉरम के बारे में बात करता है, एंड 175 आरबीसी दैट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में बात करता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, और बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या करेंगे, एक अप्रूवल देंगे, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एक अप्रूवल देंगे। यहाँ पे ओआर या एसआर जैसा कुछ भी नहीं होता, वो मेंबर्स के केस में होता है। बोर्ड मीटिंग के अंदर एक सिंपल मेजोरिटी पास की जाती है, देयर इज नथिंग लाइक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या देयर इज नथिंग लाइक स्पेशल रिजोल्यूशन। अब देखिएगा नॉर्मल स्टेप्स क्या होता है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए एक प्रोसेस दिया है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक नोटिस दिया जाएगा। एक 7 डे नोटिस का रिक्वायरमेंट है कि मीटिंग के 7 दिन पहले राइटिंग में नोटिस दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, प्लेस वगैरह स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस फलानी जगह, इस फलाने प्लेस में हमारी बोर्ड मीटिंग है, आप बोर्ड मीटिंग में जरूर आएं, हमारी कंपनी की शोभा बढ़ाएं। एंड वो डायरेक्टर्स वहां पे क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे एंड डिसाइड करेंगे। अब वहां पे कहा गया है कि ये जो नोटिस दिया जाएगा ये पोस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, और अलग अलग मोड्स वहां पे स्पेसिफाई किए गए हैं कि पोस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा दिया जा सकता है, कि जैसा कि फैक्स हो गया, राइट। तो अलग अलग मोड स्पेसिफाई किया गया है। कुरियर के द्वारा नोटिस नहीं दिया जा सकता, पोस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, फैक्स के द्वारा दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा, मेल के द्वारा दिया जा सकता है। और वो जो नोटिस है वो कंपलसरी है, हर कंपनी को अपने हर एक डायरेक्टर को नोटिस देना ही होगा, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने किया हो अंडर सेक्शन 152, या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया हो या अंडर सेक्शन 161, या फिर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा की गई हो अंडर सेक्शन 242, हर डायरेक्टर को नोटिस देना कंपलसरी है। अगर नोटिस नहीं दिया जाता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस नोटिस को वॉइड माना जाता है। इसके ऊपर एक जजमेंट भी है, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता करके एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, राइट, दैट इज डिसाइडेड अपॉन दिस वेरी थिंग,
कि जो नोटिस देना है वो मैंडेटरी है। फर्दर लॉ के अंदर भी कहा गया है कि अगर आप नोटिस नहीं देते हो मेंबर्स डायरेक्टर्स को तो 25,000 रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। तो लॉ के अंदर भी कहा गया है कि अगर आप नोटिस नहीं देते हो अपने डायरेक्टर्स को तो 25,000 रुपए तक का पेनल्टी दे सकता है, चाहे वो ओमिशन इंटेंशनल है चाहे वो ओमिशन अनइंटेंशनल है। और परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता का एक जजमेंट है, उसके अंदर भी कहा गया है कि आपकी मीटिंग वॉइड मानी जाती है अगर आप किसी भी डायरेक्टर को क्या नहीं देते हो सर, नोटिस नहीं देते हो। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, 7 डे नोटिस दो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। अब देखना यहाँ पे नोटिस जब दिया जाएगा, नोटिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बोर्ड मीटिंग बुलाना। तो बोर्ड मीटिंग कितनी बार बुलाना है, बोर्ड मीटिंग कब बुलाना है। तो सेक्शन के अंदर कहा गया है, सेक्शन 173 के अंदर कहा गया है कि जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी 30 डेज के अंदर बोर्ड मीटिंग कराना है। एनीवेज आपने सेक्शन 139 के अंदर भी देखा था कि जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है वहीं पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है विद इन 30 डेज, राइट। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज के अंदर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहा गया है साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, और ये जो ईयर देखा जाएगा ये कैलेंडर ईयर देखा जाएगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं देखा जाएगा। यानी जैन से दिसंबर तक का जो पीरियड है उसमें 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। याद रखना, कुछ लोग समझते हैं कि हर एक क्वार्टर में भी एक बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में क्लैरिफिकेशन आया था, उससे बाद में इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर लिया, सीएस इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होनी कंपलसरी है, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच जो मैक्सिमम टाइम गैप हो सकता है वो 120 डेज का हो सकता है, राइट। अब देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली बोला कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग रखनी है, लेकिन 1 पर्सन कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर डिफाइंड है, स्मॉल कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर डिफाइंड है, ध्यान से सुनना, डोरमेंट कंपनीज जो कि सेक्शन 455 के अंदर डिफाइंड है, या फिर प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टार्टअप है, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज विच इज अ स्टार्टअप, ऐसा सेक्शन के अंदर कहा गया है कि इनके पास एक एग्जम्पशन है। सिमिलरली एग्जम्पशन सेक्शन 8 कंपनीज को भी दिया गया, एनपीओस के अंदर भी दिया गया विया एमसीए क्लैरिफिकेशन। तो कुल मिलाकर ये 5 कैटेगरी ऑफ कंपनीज है जिनको एक एग्जम्पशन दिया गया है। बोला है कि भाई आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है, आप एक कैलेंडर ईयर में अगर 2 बोर्ड मीटिंग रख लेते हो दैट इज सफिशिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। आप साल में 2 बोर्ड मीटिंग रख लीजिए, काफी है। लेकिन एक कंडीशन है, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में आपको एक मीटिंग रखनी ही होगी। कंडीशन यह है कि ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में आपको एक मीटिंग रखनी ही होगी। जैसे कि जनवरी से जो जून का पीरियड है, जैन से जून का पीरियड है, वहां एक बोर्ड मीटिंग रख लीजिए, और जुलाई से दिसंबर का जो पीरियड है वहां एक बोर्ड मीटिंग रख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में आपने दोनों बोर्ड मीटिंग्स रख लिए, ठीक है। फर्दर ये कहा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो स्टार्टअप है, जिसको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप 2 बोर्ड मीटिंग्स रख सकते हो एक कैलेंडर ईयर के अंदर, अगर वो प्राइवेट कंपनी डिफॉल्ट कर देती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू दी आरओसी, तो उस प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। वो प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, जिसको एग्जम्पशन दिया गया है कि आप सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स रखें, अगर वो डिफॉल्ट कर देती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी, तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें कही गई हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोला गया है कि ये जो मीटिंग बुलाया जाएगा, अगेन डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तो फिजिकली, राइट, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट प्रेफरेबल मोड, या फिर ऑल्टरनेटिवली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान रखना, रूल 4 के अंदर ऐसे 5 मैटर्स हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग को अटेंड करना अलाउड नहीं है। तो नॉर्मली बोला गया है कि डायरेक्टर्स फिजिकली भी आ सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आ सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे मैटर्स है जिसके बारे में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा ये मैटर्स डील नहीं की जा सकती। कौन से 5 मैटर्स हैं? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 134, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, राइट, इन ए कंपनी दैट इज एप्लीकेबल। सो अकॉर्डिंगली बोला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। सिमिलरली वी हैव अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134, राइट। तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेक्शन 134 के अंदर ही आता है, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट भी सेक्शन 134 के अंदर ही आता है। ये दोनों चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डील नहीं की जा सकती। या फिर प्रोस्पेक्टस को जब अप्रूव किया जाता है तो अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डील नहीं किया जा सकता। या जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, जैसे कि एक कंपनी एमलगमेट करने वाली है दूसरे कंपनी के साथ, मर्ज करने वाली है दूसरे कंपनी के साथ, डीमर्ज करने वाली है, तो ये जो फैसले हैं ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिस भी डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग अटेंड करना है, उसको क्या करना होगा, उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा कंपनी को कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नॉर्मली उसको डिक्लेरेशन देना होता है जो 1 साल तक वैलिड होता है।
लेकिन अब एक चीज समझ लेना, सपोज सानिध्य सराफ ने डिक्लेरेशन दे दिया कंपनी को, सानिध्य सराफ कंपनी का डायरेक्टर है, सानिध्य सराफ ने डिक्लेरेशन दे दिया कि भैया मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग अटेंड करूंगा, ये डिक्लेरेशन 1 साल तक वैलिड है। अब मैंने इसलिए ये डिक्लेरेशन दिया था बिकॉज मुझे लगा था मैं इंडिया में अवेलेबल नहीं रहूंगा, बट मान लो बाद में मैं इंडिया में अवेलेबल हूं, तो क्या मैं फिजिकली मीटिंग अटेंड कर सकता हूं? द आंसर इज यस, मैं फिजिकली भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कॉरम ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉरम ऑलरेडी प्रेजेंट है और फिर कॉरम के अलावा एडिशनल डायरेक्टर्स हैं जो इन 5 मैटर्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। और ये जो 5 चीजें हैं, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये कंपनी के लिए ऑप्शनल है, कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऐसा आईसीआई कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बिकॉज यहां पे डिबेट है। अब एक छोटा सा पॉइंट और होता है शॉर्टर नोटिस, कि शॉर्टर नोटिस कंडक्ट की जा सकती है क्या विदाउट गिविंग ए 7 डे नोटिस। तो बोला गया है देखो मामला बहुत ही अर्जेंट है, अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्ट करना है, तो 7 दिन आप वेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्ट कर सकते हो अर्जेंट बिजनेस मीटिंग। लेकिन कंडीशन है कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जी हाँ वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 149 के अंदर हुआ था, जिसने 149 सबसेक्शन 6 के अंदर जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी उसे पूरा किया था और 149 सबसेक्शन के 7 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया था, तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस शॉर्टर नोटिस में प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन अब आपके मन में आ सकता है कि सर मान लीजिए कि सपोज मैटर बहुत ही अर्जेंट है, मैटर बहुत ही अर्जेंट है और उस वक्त इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, आप पहले डिसीजन ले लो, डिसीजन लेने के बाद आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेक्टिफाई करा लेना, आप बाद में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेक्टिफाई करा लेना। मगर सर फिर प्राइवेट कंपनी का क्या होगा, उन कंपनीज का क्या होगा जिनके लिमिट्स वो प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है और उनके ऊपर इंडिपेंडेंट एक्टर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है? तो अरे बाबा बहुत लॉजिकल है, अगर उनके ऊपर वो लिमिट से एप्लीकेबल नहीं है तो एज सच इंडिपेंडेंट एक्टर को उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया होगा, तो एज सच ये जो इंडिपेंडेंट एक्टर वाला रिक्वायरमेंट है टू हैव 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द शॉर्टर नोटिस, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब आते हैं सेक्शन 174 के अंदर, दैट इज कॉरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कॉरम का मतलब क्या होता है कि भैया मिनिमम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स तो होने ही चाहिए फॉर ए मीटिंग टू बी वैलिड, अगर इतने डायरेक्टर्स भी नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, तो कॉरम का मतलब है इतने डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। तो 174 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कॉरम इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मान लीजिए कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं और पर्सनली प्रेजेंट है 10 डायरेक्टर्स, तो आप 15 में से 1/3 काउंट करोगे, किसमें काउंट करोगे, 15 में से 1/3 काउंट करोगे, तो 1/3 ऑफ 15 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब कम से कम कितने डायरेक्टर्स आने चाहिए भैया, 5 डायरेक्टर्स तो आने ही चाहिए, कम से कम 5 डायरेक्टर्स तो आने ही चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा। एंड टोटल स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्लूड those directors whose offices are liable to be vacant, लॉजिकल सी चीज है। तो टोटल डायरेक्टर्स में आप उन सारे डायरेक्टर्स को माइनस कर दोगे जिनका ऑफिसेस क्या होने वाला है सर, वैकेंट होने वाला है, राइट। अच्छा ये टोटल डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, जरूर काउंट होगा। अरे सर आपने बोला था टोटल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होगा, अरे भाई ध्यान से सुना करो, वो सिर्फ रोटेशन के पर्पस के लिए बताया था। 149 में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसके पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट होता है, कॉरम के पर्पस के लिए जो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट होगा, सिर्फ रोटेशन के पर्पस के लिए मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस होगा, वरना मैंने आपको नहीं बताया था। फिर एमसीए क्लैरिफिकेशन है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वहां कॉरम कैसे देखेंगे, तो बोला है 8 मेंबर्स और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। क्या बोला है, 8 मेंबर्स और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, लेकिन मिनिमम कॉरम की रिक्वायरमेंट 2 मेंबर्स है ही है। तो कॉरम फॉर बोर्ड मीटिंग ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, मेंबर्स मतलब मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, तो 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, बट प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर्स। तो ये तो हो गया कॉरम की सिंपल रिक्वायरमेंट। अब यहां पे बोला गया है कि नॉर्मली कहा जाता है कि जब कॉरम काउंट करेंगे ना तो जो भी इंटरेस्टेड एक्टर्स हैं उनको काउंट मत करो, जो 1/3 और 2 का जो फॉर्मूला यूज होता है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, तो वहां पे जो इंटरेस्टेड एक्टर्स आप उनको कॉरम में काउंट मत करो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मीटिंग में ज्यादातर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड ही हुए तब क्या करना है, तब कैसे कॉरम प्रेजेंट होगा। तो बोला गया है अगर मीटिंग में किसी भी वक्त नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स exceeds or is equal to 2/3 of total strength of the board, क्या बोला गया है, where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of total strength of the board, तो आप ये देख लीजिए कि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कितने हैं, अगर एटलीस्ट 2 नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं तो मान लिया जाएगा कॉरम प्रेजेंट है। सर एग्जांपल दे दीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 7 इंटरेस्टेड है, तो 10 का 2/3 करो कितना होता है, 10 का 2/3 होता है 6.67, दैट इज 7 मान लेता हूं मैं, राउंडिंग ऑफ टू द हायर नंबर।
तो अब यहाँ पे 7 या 7 से ज्यादा डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं कंपनी के अंदर, तो अपन ये देखेंगे नॉन इंटरेस्टेड कितने हैं। अब 10 में से 7 इंटरेस्टेड हैं, 3 नॉन इंटरेस्टेड हैं, यानी 2 डायरेक्टर्स नॉन इंटरेस्टेड हैं, quorum प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसी एग्जाम के अंदर ऐसा होता, अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर ऐसा होता कि टोटल स्ट्रेंथ तो 10 है, 7 इंटरेस्टेड है और प्रेजेंट यहां पे 8 है, तब 2/3 ऑफ 10 7, 2/3 ऑफ 10 7 इंटरेस्टेड है, यानी ये वाला प्रोवाइजो, ये वाला रिक्वायरमेंट लगेगा। अब नॉन इंटरेस्टेड कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 1। नॉन इंटरेस्टेड कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 1। अकॉर्डिंगली quorum प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। बाकी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, तो ऐसा जितनी जल्दी समझाना इसको बहुत डिफिकल्ट है। और फिर बोला गया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर डिस्क्लोज कर देता है अपना इंटरेस्ट टू द बोर्ड अंडर सेक्शन 184, then for the purpose of quorum under section 174 subsection 3 he would be counted in the quorum। तो अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता है अंडर सेक्शन 184, तो उसको quorum के लिए मान लिया जाएगा। तो वो क्या है? एक क्लैरिफिकेशन है, एक एक्सक्लूजन है। फिर आगे ये भी कहा गया है कि ऑल्दो मेरे समरी नोट्स में नहीं लिखा है कि अगर मीटिंग में quorum प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। अगर मीटिंग में quorum प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी, एंड एडजर्न होकर वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस के अंदर रखी जाएगी। और अगर वो नेशनल हॉलिडे है तो सक्सीडिंग डे में रखा जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पे कही गई है। अब इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर quorum प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग एडजर्न कर दिया जाएगा, और एडजर्न मीटिंग अगर नेशनल डे हॉलीडे में फॉल हो रहा है तो अगले दिन रखा जाएगा। बट मजे की बात यह है कि जो ओरिजिनल मीटिंग है एज सच, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया कि वेदर दे कैन कीप इट ऑन ए नेशनल हॉलीडे और नॉट। और अगर कुछ ना कहा जाए तो हम उसे अप्रूव्ड मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, जो ओरिजिनली शेड्यूल्ड मीटिंग होता है वो नेशनल हॉलीडे के दिन रखी जा सकती है, बट जो एडजर्न मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं रखी जा सकती है। ये भी ध्यान रख लेना कि जो मीटिंग्स होती हैं वो कहीं भी रखा जा सकता है। एज सच कोई प्लेस रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो आपको इंडिया में ही बोर्ड मीटिंग्स रखनी होगी। आप एज सच मीटिंग कहीं भी रख सकते हैं, आप एज सच मीटिंग कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी प्लेस में रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मीटिंग आप इंडिया में ही रखें, मीटिंग आप इंडिया के बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 175, दैट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट है। कंपनी चाहे तो आरबीसी यूज कर सकती है कि कोई डेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, नॉन इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, घर में बैठे बैठे डायरेक्टर्स वोट कर सकते हैं। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि फिजिकल मीटिंग के अंदर ही फैसला हो। तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हमें आरबीसी नहीं चाहिए, हम फिजिकल मीटिंग के अंदर ही फैसला करना चाहते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वरना कंपनीज के लिए ऑप्शनल है कि अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स एक्सक्लूडेड अंडर 179 सबसेक्शन 3 नॉर्मली आरबीसी के थ्रू फैसला किया जा सकता है। तो आरबीसी में क्या होगा? एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बना लिया जाएगा, और ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बनाकर जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, या जो कमिटी के मेंबर्स हैं, ऑडिट कमिटी के मेंबर्स हैं, उनको अपने रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दिया जाएगा। तो एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बनाकर डायरेक्टर्स को भेज दिया जाएगा, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दिया जाएगा, पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भेज दिया जाएगा, या कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। और फिर वो घर में बैठे बैठे क्या कर देंगे? वोट कर देंगे कि वेदर आई एम इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन और नॉट। And that must be approved by the majority of the directors. That must be approved by the majority of directors or members who are entitled to vote on the resolution. अब ये चीज ध्यान रखने की है। ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी भेज दी, सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया, सारे मेंबर्स ऑफ कमिटीज को भेज दिया, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दिया, हैंड डिलीवरी के माध्यम से भेज दिया, पोस्ट के माध्यम से भेज दिया, कुरियर के माध्यम से भेज दिया। अब वो अप्रूव होना चाहिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इंटाइटल्ड टू वोट, जो लोग इंटाइटल टू वोट है, यानी जिन लोगों ने एक्चुअल वोट किया है उससे सिंपल मेजॉरिटी नहीं देखेंगे, जो लोग इंटाइटल टू वोट है वहां से सिंपल मेजॉरिटी देखेंगे। जो फिजिकल बोर्ड मीटिंग होती है वहां पे क्या होता है कि जिन लोगों ने एक्चुअल वोट किया है वहां से अपन सिंपल मेजॉरिटी देखते हैं, लेकिन आरबीसी के अंदर जो लोग इंटाइटल टू वोट है वहां से सिंपल मेजॉरिटी देखनी है। तो दैट इज व्हाट दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 175। तो काफी इंटरेस्टिंग है बट सिंपल है। तो ये हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है, दैट इज सेक्शन 173 टू 175। अब अगला जो यूनिट है दैट इज पावर्स ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 176 टू 183 एक्सेप्ट सेक्शन 177 178, बिकॉज 177 178 कमिटीज के बारे में है। तो 176 क्या कहता है? व्हाट डज 176 सेज? एक्ट्स डन बाय ए पर्सन एज ए डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड even if it is subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or office was later on terminated because of any provisions of that। अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट टेक्निकली डिफेक्टिव था, अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था,
तो उस वजह से वो जो डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो फैसले लेगा उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कंपनी को उसके इनवैलिडिटी के बारे में नहीं पता। तो सानिध्य सराफ का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत ढंग से हो गया। He was technically not capable to be appointed as director, but फिर भी अपॉइंट हो गया। अब कंपनी ने इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मुझे सर्टेन पावर्स दिए टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, लेट अस से टू बोरो सम मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब मैंने पैसे वगैरह उधार ले लिए इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, बाद में पता चल रहा है कि मेरा तो जो अपॉइंटमेंट है वही डिफेक्टिव है, तो वो जो डिसीजंस मैंने लिए हैं वो इनवैलिड नहीं होगा। लेकिन जब कंपनी को पता चल जाएगा कि मेरा अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, उसके बाद से मैं जो फैसले लूंगा वो इनवैलिड होंगे। जिस दिन कंपनी को पता चल जाएगा कि मेरा अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, उसके बाद से जो मैं फैसले लूंगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 176 सेज। अब सेक्शन 179 से लेके 183 पूरा एक सीक्वेंस में चलता है पावर्स का सेक्शन। 179 एक जनरल सेक्शन है पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में, जनरल सेक्शन, जबकि 180, 181, 182, 183 दिस आर द स्पेसिफिक सेक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड। तो 179 एक जनरल सेक्शन है और यहां पे कहा गया है कि वो कौन से मैटर्स हैं जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग पास करके फैसला लेना पड़ेगा, एंड दैट मस्ट बी नॉट बाय रिजोल्यूशन, बाय सर्कुलेशन। तो 179 के अंदर कहा गया है कि वो कौन से मैटर्स हैं जहां पे डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके फैसले लेने होंगे, एंड जो रिजोल्यूशन में सर्कुलेशन के माध्यम से डिसाइड नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद 180 बोरोइंग की बात करता है, 181, 182, 183 चैरिटीज वगैरह की बात करता है। तो 179 सेक्शन 179 में पहले कहा कि कुछ पावर्स मेंबर्स के लिए रिजर्व होते हैं, कुछ पावर्स बोर्ड के लिए रिजर्व होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, जहां पे कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से पावर्स एक्सरसाइज करेगा बाय पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन, एंड जो मैटर्स आरबीसी में डिसाइड नहीं होंगे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, दैट इज 175 में डिसाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिस्ट दी है, जैसे मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। तो दिस इज समथिंग कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरबीसी अलाउड नहीं है। टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, टू इश्यू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटीज और प्रोवाइड सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। फिर याद है वो रूल 4 में जो 4-5 मैटर्स थे, वही 4-5 मैटर्स यहां भी है। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, टू अप्रूव एमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायरिंग ए कंट्रोल और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये सारा मैटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे कितना मैटर्स दिया हुआ है, कुल मिलाकर 10 मैटर्स दिया हुआ है। मैंने कितना बताया था, 13 मैटर्स बताया था कि 13 मैटर्स दिए हैं सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंदर। 3 मैटर रूल में दिया है, टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स। तो ये सारे वो मैटर्स हैं जो बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जा सकता है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है, आरबीसी के थ्रू नहीं किया जा सकता है। अब देखना एक चीज ध्यान रखना, 179 एक जनरल सेक्शन है बोर्ड के पावर्स के ऊपर। आप ये मत समझ लीजिएगा बोर्ड अपने पावर को एक्सरसाइज करके ये पूरा मामला कर लेगा। फॉर एग्जांपल बोला टू ऑथराइज बायबैक, तो सेक्शन 179 को पढ़ के ऐसा लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, बायबैक को ऑथराइज कर देगा बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। बट जो बायबैक का स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन 68, वहां कहा गया है कि अगर बायबैक का लिमिट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा है, अप टू 25% है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो बायबैक का 179 जनरल सेक्शन है, बोर्ड का अप्रूवल लो, बट अगर 10% का बायबैक लिमिट एक्सीड होगा तो एसआरबी पास करना पड़ेगा। तो 179 सेक्शन 68 का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो स्पेसिफिक सेक्शन है। तो 179 जनरल सेक्शन है, कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन का अलग रिक्वायरमेंट होगा तो याद रखना वो उसको सुपरसीड कर जाएगा, बिकॉज स्पेसिफिक सेक्शन ओवर रूल्स द जनरल सेक्शन। अब 179 सब सेक्शन 3 के अंदर क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां समरी नोट्स में हेडिंग दे दीजिएगा 179 सब सेक्शन 3। सब सेक्शन डी में बोला है टू बोरो मनी, सब सेक्शन ई में बोला है टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, एंड सब सेक्शन एफ में बोला है टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी। टू बोरो मनी यानी सेक्शन 180 भी एप्लीकेबल होगा, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी यानी सेक्शन 186 भी एप्लीकेबल होगा, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी। अब देखना यहां पे कहा गया है कि कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है, लोन्स दे सकती है, गारंटीज दे सकती है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। फिर कहा गया है पावर्स गिवन इन क्लॉजेस डी टू एफ कैन बी डेलीगेटेड टू कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस। क्या बोला गया है कि ये जो 3 पावर्स हैं ये डेलीगेट भी कर सकती है कंपनी किसी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, एमडी को, मैनेजर को, एक प्रिंसिपल ऑफिसर को। सानिध्य सराफ को एमडी बना दिया, सानिध्य सराफ को डेलीगेट कर दिया कि भाई तू एक काम कर, कंपनी के फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करना है, यू टेक द डिसीजंस। तो दे हैव ऑथराइज्ड सानिध्य सराफ, तो सेक्शन कहता है अलाउड है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आप सेक्शन 186 देखोगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बारे में,
तो सेक्शन 186 में लिखा है कि कंपनी जब भी फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करता है, लोन्स देता है, गारंटीज देता है, तो यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए होता है डायरेक्टर्स का। अब 186 में बोला यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए होता है डायरेक्टर्स का, मतलब हर एक डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। और 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी ई एफ के लिए जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि भैया आप ये 3 पावर्स किसी एक एमडी को डेलीगेट कर सकते हो, एक मैनेजर को डेलीगेट कर सकते हो। तो ये तो कॉन्ट्ररी बातें हैं। अब क्या लगेगा, क्या फॉलो करें हम? जैसे मैंने बताया सेक्शन 179 जनरल सेक्शन है, 186 स्पेसिफिक सेक्शन है। तो 179 जनरल है, 186 स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ओवरराइड्स द जनरल, तो अकॉर्डिंगली 186 को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 186 की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी। तो अच्छा सेक्शन है, और इस सेक्शन को बाकी सेक्शंस के साथ हमेशा हार्मनी में रीड करना होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 180। अब देखो 179 के अंदर बोर्ड को पावर्स दे दिए, पावर्स ले लो। पहले क्या होता है, पावर्स दे देते हो, निछावर कर देते हो, फिर लगता है सामने वाला मिस यूटिलाइज कर रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। ऐसा ही होता है ना हमेशा, यहां भी ऐसा ही है। 179 में पावर्स दिया, पावर्स ले लो। अब 180 में पावर्स रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रुक जाओ भैया, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स। बोला 4 चीजें तेरी औकात के बाहर है। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 में बोला 4 चीजें तुम्हारी औकात के बाहर है। अगर ये 4 चीजें करोगे तो मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। तो 180 सबसेक्शन सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 ने बोला कि भैया 4 चीजें तुम्हारे औकात के बाहर है, तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों अलग से लाना पड़ा 180? बिकॉज सेक्शन 179 में कह दिया था बोरो मनी, यू आर ऑथराइज्ड टू बोरो मनी, लेकिन 180 में बोला गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई, बोरो मनी लेकिन अपनी मर्जी से अनशन अमाउंट नहीं, मेंबर्स तुम्हारे ऊपर बैठे हैं तो 180 ले आए। 180 सबसेक्शन 1 में 4 चीजें तुम्हारे औकात से बाहर है, एसआर पास करना पड़ेगा। कौन सी 4 चीजें? बोला टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any undertaking। क्या होता है substantial मतलब? substantial मतलब होता है कोई भी अंडरटेकिंग जो 20% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करती है या 20% ऑफ इनकम जनरेट करके देती है। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि भाई मेरा कोई एक ऐसा अंडरटेकिंग है जो मेरे लिए सब्सटेंशियल है। एक कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हो सकती है, बट मेरा कोई ऐसा अंडरटेकिंग है जो सब्सटेंशियल है, जो मेरा 20% ऑफ नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है या मुझे 20% ऑफ इनकम जनरेट करके देता है। तो बोला है कि अगर आप किसी ऐसे अंडरटेकिंग को सेल करना चाहते हो, लीज करना चाहते हो, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। राइट अब यहाँ पे जो सब्सटेंशियल डिस्पोजल हो सकता है ये एक बार में हो सकता है या फिर एग्रीगेट भी हो सकता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जब अलग अलग बार डिस्पोजल करोगे तो उसका एग्रीगेट देखना पड़ेगा, और एग्रीगेट में भी अगर वो अमाउंट एक्सीड कर रही है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एमलगमेशन, कि अगर आपका मर्जर हुआ है, आपका एमलगमेशन हुआ है और आपको कंपेंसेशन में पैसा मिला है तो उस कंपेंसेशन में हक आपके शेयर होल्डर्स का है, तो आप उस पैसे को किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं डाल सकते हो। अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में डालते हो, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा। तीसरी चीज बोली है कंपनी जब भी बोरोइंग कर रहा है, कंपनी जब भी बोरोइंग कर रहा है, कंपनी कर सकता है, बोर्ड कर सकता है, बोर्ड ऑथराइज भी कर सकता है किसी एक एमडी को, मैनेजर को टू बोरो ऑन इट्स बिहाफ, ऐसा हमने 179 में देखा है। लेकिन अगर वो जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है और वो जो प्रपोज्ड बोरोइंग है उसकी लिमिट एक्सीड कर जाती है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है और जो प्रपोज्ड बोरोइंग्स है अगर वो एक्सीड कर जाता है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्रीगेट, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अब एग्जाम में वो एक बैलेंस शीट बना के दे देगा, बैलेंस शीट बनाकर आपको उसमें दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा कंपनी का एग्जिस्टिंग लोन इतना है, फिर वो नोट्स में आपको बता देगा कि हाँ भाई कंपनी इतना नया लोन प्रपोज कर रहा है, तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एग्रीगेट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग एंड प्रपोज्ड बोरोइंग। दूसरे स्टेप में आपको कंप्यूट करना पड़ेगा एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता है फ्री रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व P&L, कैपिटल रिजर्व नहीं लोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लोगे, तो स्टेप 2 में उसका एग्रीगेट देख लो, और स्टेप 3 में देख लो कि अगर स्टेप 1 स्टेप 2 से ज्यादा है तो एसआर पास करना है। फिर उसके बाद क्लॉज डी में बोला गया है टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर, कि आपने डायरेक्टर से कुछ भी पैसे मिलने हैं, आपको अगर डायरेक्टर से कुछ भी पैसे मिलने हैं, आपने डायरेक्टर को लोन दे दिया है, आपने डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन वगैरह पे कर दिया है, और आपको कुछ भी मिलना है, अगर आप उसे रेमिट करते हो, माफ करते हो,
तो पैसा मेंबर्स का है जो आपने डायरेक्टर्स को दिया है। आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो फॉर रिपेमेंट, तो पैसा मेंबर्स का है जिसका आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। तो ये 4 रेस्ट्रिक्शंस दी हैं 180 सबसेक्शन 1 के अंदर। 180 और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनीज अगर ये 4 चीजें करती हैं तो उनको एसआर पास नहीं करना। अगर प्राइवेट कंपनी सेल लीज डिस्पोजल करता है तो उनको एसआर पास नहीं करना। प्राइवेट कंपनी अगर एक्सेस बोरिंग लेती है तो उनको एसआर पास नहीं करना। प्राइवेट कंपनी को जो पैसा अपने डायरेक्टर से ड्यू में मिलना है उसको प्राइवेट कंपनी रेमिट करती है तो उसको एसआर पास नहीं करना। और सेक्शन 180 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि जब हम बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग की, कि जब एग्जिस्टिंग बोरोइंग और प्रपोज्ड बोरोइंग एक्सीड कर जाए पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो एसआर पास कर लेना। तो उस एसआर में यह भी लिखा होना चाहिए कि आप टोटल कितना बोरोइंग कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आता है सेक्शन 181, सेक्शन 182, 183। ये तीनों सेक्शन महान आत्माओं के लिए हैं, धर्म आत्माओं के लिए हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करने में विश्वास रखती हैं, चैरिटी करने में विश्वास रखती हैं। सेक्शन 181 चैरिटी के बारे में है। पावर ऑफ द कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में है। 183 इज अबाउट नेशनल डिफेंस फंड। तो 181 में क्या बोला है? बोला है अगर कंपनी चैरिटी करना चाहती है, कंपनी में कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स, लेकिन बोला है कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स of 3 immediately preceding previous years हैं, अप टू 5% है, तो आपको पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। लेकिन अगर ये 5% एक्सीड कर जाता है तब आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब पहले नोटिस दो, फिर मीटिंग बुलाओ, फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो। तो अगर जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट है वो अप टू 5% है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 5 ईयर्स को एक्सीड करता है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 182 आता है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखो भाई, कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, चैरिटी नहीं दे सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर डिफाइंड होती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है जिसमें 51% टैक्स सीजी का होता है या एसजी का होता है, या तो थोड़ा बहुत सीजी का होगा, थोड़ा बहुत एसजी का होगा, है ना। तो अब आप सोच के देखो कि भाई अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है अगर उसको आपने परमिट कर दिया टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो सारा पैसा तो वहीं जाने वाला है, तो प्रोहिबिटेड है। या फिर एक कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो यार, एक नई कंपनी है जिसको एग्जिस्टेंस में 3 फाइनेंशियल ईयर भी नहीं हुआ है, वो कभी अपनी मर्जी से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अगर वो कर रही है तो चांसेस हैं कि वो कंपनी बनाई गई है फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं एंड जिनके एग्जिस्टेंस को 3 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा हो चुका है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पहले एक लिमिट रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था अप टू 7.5% करके, बट अब बीजेपी गवर्नमेंट ने उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया है, बोला हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अच्छी बात है भैया, जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट करो, इलेक्शंस में पैसे चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, दूसरा पहले जो आप डोनेशंस कैश में दे दिया करते थे अब उससे काम नहीं चलेगा, कैश में डोनेशन नहीं लेंगे। आप जो भी कंट्रीब्यूशन दोगे वो आप अकाउंट पे ही चेक से दोगे, या अकाउंट पे ही बैंक से दोगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू दोगे, थ्रू ए बैंक अकाउंट। आप जो भी कंट्रीब्यूशन दोगे अकाउंट पे ही चेक से दोगे, अकाउंट पे ही बैंक से दोगे, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दोगे जैसे नेफ्ट वगैरह के थ्रू दोगे, कैश से काम नहीं चलेगा। और आपको पीएनएल अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है और आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है। और जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है वो सब इसमें क्या हो जाता है सर, काउंट हो जाता है। जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है वो सब इसमें काउंट हो जाता है। तो जब क्वेश्चन आता है आप 179 को भी रेफर कर सकते हो कि सेक्शन 179 के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आरबीसी में नहीं कर सकते, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में कर सकते। और साथ साथ सेक्शन 182 की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है। Section 183, that is powers of board of directors and other authorized person to contribute to national defense fund।
तो देश के डिफेंस में पैसा लगा रहे हो तो भैया उससे अच्छा बात तो कोई हो ही नहीं सकता। आप जितना कंट्रीब्यूट करना चाहें उतना कर सकते हैं। जो भी नेशनल डिफेंस फंड है या ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है नेशनल डिफेंस के पर्पस के लिए, आप जितना चाहें उतना कंट्रीब्यूट करें, कोई लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है। और बस आपको क्या करना है कि P&L में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट्स इट। तो सेक्शन 181, 182, 183। तो पहला जो यूनिट था 173, 174, 175 दैट इज बोर्ड मीटिंग quorum RBC। अगला जो यूनिट है 176 to 183 दैट इज 176 दैट इज वैलिडिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, 179 पावर्स ऑफ बोर्ड, 180 रेस्ट्रिक्शन, 181 चैरिटी, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, 183 नेशनल डिफेंस फंड। क्लियर है? अगला जो यूनिट है बहुत ही छोटा सा यूनिट है, कमिटीज ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 177, 178। 177 के अंदर अपन ऑडिट कमिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, अपन विजिल मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जबकि 178 में हम लोग नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 177 के अंदर ऑडिट कमिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ किसके बारे में पता होना चाहिए सर? आपको पता होना चाहिए विजिल मैकेनिज्म के बारे में। और 178 के अंदर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी के बारे में और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के बारे में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 177 में जो ऑडिट कमिटी है वो तो सेक्शन में दिया गया है, विजिल मैकेनिज्म रूल्स में दिया गया है। सिमिलरली 178 में एनआरसी सेक्शन में दिया गया है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के बारे में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रूल्स में दी गई है। तो पहले बोला है कि भाई जो भी आपने इंडिपेंडेंट एक्टर के पर्पस के लिए देखा था ना, रूल 4 याद है? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक जो टॉप कंपनीज हैं, टर्नओवर मैंने बताया था 100 करोड़ देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स मैंने बताया था ग्रेटर देन 50 करोड़ देखना, फिर पेड अप शेयर कैपिटल मैंने बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ देखना। वो सेम लिमिट यहाँ एप्लीकेबल है। तो इंडिपेंडेंट एक्टर में जो लिमिट एप्लीकेबल है वही ऑडिट कमिटी में एप्लीकेबल है, वही एनआरसी में एप्लीकेबल है, कोई झंझटबाजी वाली बात नहीं है। इन सारी कंपनीज को क्या करना है सर? ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना है। सेबी लोडर रेगुलेशंस अगर एप्लीकेबल है तो प्रोविजंस और भी स्ट्रिंजेंट बन जाते हैं। अभी हम सेबी लोडर रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहे, राइट? तो कहा गया है कि अगर कंपनी के पास ऑडिट कमिटी है तो 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट। जबकि आप सेबी लोडर में देखते हो कि ऑडिट कमिटी अगर सेबी लोडर के अंदर है तो वहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 2/3 के होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर चेयरमैन के लिए रिक्वायरमेंट है, अदर मेंबर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बिकॉज हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वुमेन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सेक्शन 8 कंपनीज में लगता ही नहीं है। फिर ऑडिट कमेटी के फंक्शंस दिए हैं कि ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या क्या है, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उस टाइम रिकमेंडेशन जाता है ऑडिट कमेटी का। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को असेस करता है ऑडिट कमेटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब अप्रूव किया जाता है तो वहां ऑडिट कमेटी भी एग्जामिन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बोर्ड रिपोर्ट्स को जब अप्रूव किया जाता है तो वहां बोर्ड रिपोर्ट्स ऑडिट कमेटी भी एग्जामिन करती है। सेक्शन 186 के अंदर जब लोन्स इन्वेस्टमेंट देता है कंपनी तो उस जो इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट है उसकी स्क्रूटनी ऑडिट कमेटी भी करता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को ऑडिट कमेटी भी इवैल्यूएट करता है। और इन सारे फंक्शंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑडिट कमेटी का कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कमेटी अप्रूव करता है। कंपनी सेक्शन 188 के अंदर जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडरटेक करता है तो उसको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है। जबकि ये चीज सेक्शन 188 के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करेगा उसको क्या करेगा, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि एक ऑमनिबस अप्रूवल होता है, मतलब वन टाइम ऑडिट कमेटी अप्रूवल फॉर ऑल द रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन भी है, बट फिलहाल इस समरी लेक्चर्स में दैट इज नॉट पॉसिबल, समरी नोट्स में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल्ड में डिस्कशन है, तो आप एक बार अपने मेन नोट्स के साथ में रेफर कर लीजिएगा। दैट इज ऑडिट कमेटी में अप्रूव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या जो भी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं, पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या जो भी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती हैं, या जिन भी कंपनीज का बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ रुपीज है, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जो भी पब्लिक कंपनीज से डिपॉजिट लेती हैं, या जो भी कंपनीज हैं जिनकी जो बोरोइंग्स हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके ऊपर विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है। कोई लिमिट से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो हमारा लिमिट्स का एक अलग संजीवनी कोर्स है 4 घंटे का, आप उसे यूज कर सकते हो। विजिल मैकेनिज्म का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म, कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो कोई किसी प्रकार का हैरेसमेंट फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो अपनी ग्रीवियंसेस विजिल मैकेनिज्म को बिना डर के रजिस्टर कर सकते हैं और विजिल मैकेनिज्म क्या करेगा सर, उनकी हेल्प करेगा।
उसके बाद आता है सेक्शन 178, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनी एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। तो अगेन ये जो सेक्शन है एनपीओज के ऊपर नहीं लगता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नहीं लगता, उनको एज सच एनआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला एप्लीकेबिलिटी लिमिट है। बोला गया है कि एनआरसी के अंदर 3 या मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। 3 या मोर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो फुल टाइम नहीं है, 3 या मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट है। तो ऑडिट कमेटी में बोला गया मेजोरिटी इंडिपेंडेंट है, यहां बोला गया हाफ इंडिपेंडेंट है, राइट। फिर बोला गया है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, दैट इज 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स हैं ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अगर किसी कंपनी में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, तो उनको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है कि अगर जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनको कोई ग्रीवियंसेस फेस होता है, डिविडेंड नहीं मिला, शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ मेरे नाम पे, तो वो लोग यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं और उनके कंप्लेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो चेयरमैन होता है एनआरसी का वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चेयरमैन होता है एनआरसी का, जो चेयरमैन होता है, ही मे बी एग्जीक्यूटिव, ही मे बी नॉन एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो कंपनी का चेयरमैन है he cannot be the chairman of NRC। ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी का चेयरमैन है he cannot be the chairman of NRC। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद ठीक से, यहाँ पे लेटर्स क्लियर नहीं है, आप सुन रहे हो साथ साथ लिख लेना कि जो कंपनी का चेयरमैन है ही कैन नॉट बी द चेयरमैन ऑफ एनआरसी, वरना इंडिपेंडेंस वायलेट हो जाएगा। लेकिन वैसे जो चेयरमैन होगा एनआरसी का वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। एनआरसी का फंक्शंस क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन लोग कैपेबल है टू बिकम डायरेक्टर्स, उनका रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ये सारा एनआरसी के फंक्शंस के अंदर आता है। तो ये अगेन हमारे एक यूनिट था, दैट इज वी हैव कवर्ड द फोर्थ यूनिट। फर्स्ट यूनिट 173, 174, 175, फिर 176 to 183 and then 177, 178। तो sorry, we have covered 3 units and now we'll be starting with the fourth unit। अब अगला जो यूनिट है दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 184, 188, 189। अब देखना ये जो ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर ना बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए होता है, बहुत ही कम समय में से बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहा, सिर्फ हम लोग फटाफट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। अब देखना अगर हम बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के 3 सेक्शंस हैं, 184, 188, 189। 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। यहां कहा गया है कि हर एक डायरेक्टर, इसको सही कर लीजिएगा, हर एक डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जो पहला बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करेगा अपॉइंटमेंट के बाद, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है उसे, है ना। ही हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट कि भाई मैं फलाने कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं फलाने कंपनी में प्रमोटर हूं, मैं फलाने कंपनी में मैनेजर हूं, तो उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है। एंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा वहां पे उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज ए चेंज, फॉर एग्जांपल पहले उसने 3 कंपनीज में अपने इंटरेस्ट के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, अगला बोर्ड मीटिंग 3 महीने बाद है, तब तक वो 2 कंपनीज में और डायरेक्टर बन गया, तो वो जो चेंज इन इंटरेस्ट है उसके बारे में उसको क्या कर देना है, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोजर दे देना है। तो उस डायरेक्टर को क्या कर देना है, जो भी उसका कंसर्न है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको फॉर्म एमबीपी 1 के माध्यम से क्या कर देना है, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है कि भाई मेरी कौन कौन सी कंपनीज में इंटरेस्ट है, मेरा कौन कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, किस किस फर्म में मेरा इंटरेस्ट है। ही हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर है, किसी भी कंपनी का मैनेजर है, किसी भी कंपनी का सीईओ है, किसी भी कंपनी का, राइट, सो इन दैट सिचुएशन उसे क्या कर देना है, डिस्क्लोजर दे देना है। अगर वो किसी भी फर्म में पार्टनर है, अगर वो किसी भी एंटिटी में ओनर है या राइट, या फिर किसी भी कंपनी में मेंबर है, तब वहां भी क्या कर देना है, उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अगर उसका शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अगर उसका शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, अकेले या बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, तो उसको वहां पे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है। तो एक होता है जनरल डिस्क्लोजर कि नॉर्मली अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दीजिए, एक होता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कि जब भी आप प्रमोटर हैं, जब भी मैनेजर हैं, जब भी सीईओ हैं, जब भी 2% से ज्यादा होल्डिंग है, जब भी पार्टनर हैं, जब भी ओनर हैं, तब अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दीजिए। तो 184 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आप जब अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दोगे तो अकॉर्डिंगली आपको उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा जहां पे आपका इंटरेस्ट है, टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस, टू एंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे प्राइवेट कंपनीज के केस में एक एक्सेप्शन है।
प्राइवेट कंपनी के केस में एक एक्सेप्शन है कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो अगर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। तो प्राइवेट कंपनीज को रिलैक्सेशन दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है दैट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। और सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर बोला हुआ है कि ये जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कंपनी एंटर करने वाला है उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही हो 1 लाख रुपीज, वरना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब देखना 188 की अगर हम बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कुल मिलाकर इस सेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, बट आपको सिर्फ 3 चीजें याद करनी है। पहला आपको याद करना है रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, दूसरा आपको याद करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, और तीसरा आपको याद रखना है कि अप्रूवल्स कौन सा चाहिए है, अप्रूवल्स कौन सा चाहिए। अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करती है तो अप्रूवल कौन कौन सा चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज कौन है, तो बोला गया है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं वो रिलेटेड पार्टीज हैं। कंपनी के जितने भी केएमपीज हैं या केएमपीज के रिलेटिव हैं वो भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी हैं। बोला गया है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके एडवाइस में हमारे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर काम करता है वो भी कंपनी का क्या है, रिलेटेड पार्टी है। हमारी होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर केएमपी है वो भी हमारा रिलेटेड पार्टी है। उसके अलावा बोला गया कि कोई भी अगर ऐसा फर्म है जिसमें मेरे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर हो, तो कोई भी ऐसा फर्म है जिसमें मेरे कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या फिर उसका रिलेटिव पार्टनर हो, तो वो जो फर्म है वो भी हमारे रिलेटेड पार्टी है। ऐसा कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेरे जिसमें मेरा जो डायरेक्टर है या मेरा मैनेजर है वो मेंबर है या डायरेक्टर है, कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी के अंदर मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मेरे कंपनी का मैनेजर क्या है, मेंबर है या डायरेक्टर है, तो वो जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो भी मेरे रिलेटेड पार्टी है। अगर कोई दूसरी पब्लिक कंपनी है जिसमें मेरा डायरेक्टर या मेरा मैनेजर डायरेक्टर है या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर होल्ड करता है अपने रिलेटिव के साथ, तो अगर कोई ऐसा पब्लिक कंपनी है तो वो जो दूसरी पब्लिक कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी है। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे इशारों से काम कर रहे हैं या जिसके इशारों से हम काम कर रहे हैं, तो वो जो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी रिलेटेड पार्टी है। तो इस तरीके से रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन दी गई है कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है। हालांकि यहां पे इसको याद करना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। तो एवरीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, जैसे कि गुड्स परचेज करना, गुड्स बेचना, माल खरीदना, माल बेचना, सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना, लीजिंग, जो भी आपके दिमाग में आता है, राइट, जो भी आपके दिमाग में आता है वो सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आती है। जैसे कि सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल्स, उसके बाद सेलिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, एवलिंग या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट, या फिर एजेंट को अपॉइंट कर लिया फॉर सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज, या फिर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप डायरेक्टर हो बट डायरेक्टर के अलावा आपको कोई और पोस्ट दे दिया कंपनी के अंदर बिकॉज आप डायरेक्टर हो, और उस एडिशनल जिम्मेदारी के बदले आपको रेम्यूनरेशन भी पे की जा रही है। देन वी हैव अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इन द कंपनी। तो ये सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो पहले पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी क्या है, फिर पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, बिकॉज सेक्शन तो तभी लगेगा ना अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है। अगर दोनों चीजें मिल रही हैं तब जाकर क्या लगेगा, सेक्शन लगेगा। कंपनी अगर नॉन रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है, सेक्शन नहीं लगेगा। कंपनी अगर अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई अन्य ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है तब भी सेक्शन नहीं लगेगा। दोनों चीजें साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सेक्शन कहता है कि जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करती है, बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। सेक्शन कहता है जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करती है, बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब इन ट्रांजैक्शंस में ना कुछ लिमिट्स दिया गया है कि आप सेल परचेज कर रहे हो तो इतना लिमिट तक किया तो बोर्ड रिजोल्यूशन, बट इतने लिमिट से ज्यादा किया तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी मांगता है अपने को। पहले ये स्पेशल रिजोल्यूशन था, अब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कर दिया बिकॉज लॉ मेकर ने बोला कि आज के जमाने में रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल है, कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आरपीटी किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऑडिट कमेटी का जो अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है ना वो 188 की वजह से नहीं चाहिए, 177 की वजह से चाहिए। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है तो वहां पे क्या चाहिए आपको, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या दिया है, पहला ट्रांजैक्शन क्या था, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल्स। अब बोला है देखो कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप खुद सेल परचेज कर रहे हो या एजेंट के थ्रू कर रहे हो,
अगर ये जो अमाउंट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है, प्लीज ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर है। आप अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं तब शायद वहां पे हमने डिस्कस किया है ग्रेटर देन 10% ऑफ टर्नओवर, बट अब ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टर्नओवर। तो इफ इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर और 100 CR विच एवर इज लेस, तो आपको क्या चाहिए, ओवर पास करना है। तो अगर सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स का अपने काम किया अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन एंटर करती है और अगर वहां पे सेल परचेज का लिमिट अप टू 10% ऑफ टर्नओवर 100 CR होता है, मतलब 10% से कम होता है, तब आपको बोर्ड रिजोल्यूशन ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए। लेकिन 10% या 10% से ज्यादा होता है या फिर 100 CR विच एवर इज लेस होता है, तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या था, सेलिंग डिस्पोजिंग बाइंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब बोला है आप डायरेक्टली करते हो या एजेंट के थ्रू करते हो, यहां पे अगर जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 CR विच एवर इज लेस है, तब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऊपर टर्नओवर लिखा था, यहां नेटवर्थ लिखा है, क्या लोचा है, याद कैसे करें। अरे भैया लॉजिकली सोचो, गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, टर्नओवर पे इंपैक्ट आएगा, प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी खरीदा, नेटवर्थ पे इंपैक्ट आएगा। इसलिए पहले ट्रांजैक्शन पे जब गुड्स की बात हुई तो हमने लिमिट बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर और 100 CR विच एवर इज लेस, और सेकंड ट्रांजैक्शन में जब प्रॉपर्टी की बात हुई तो हमने लिमिट के लिए बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 CR विच एवर इज लेस। थर्ड केस है लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब लीजिंग में ना, ये थर्ड ट्रांजैक्शन लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो दोनों पॉइंट को मिक्स कर दिया, बोला कि 10% ऑफ नेटवर्थ या 10% ऑफ टर्नओवर या 100 CR विच एवर इज लेस, राइट। तो दिस इज द लिमिट दे हैव स्पेसिफाइड कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर और 10% ऑफ नेटवर्थ या 100 CR विच एवर इज लेस है, तो ओआर भी चाहिए एडिशनली अपार्ट फ्रॉम बीआर एंड ऑडिट कमेटी अप्रूवल। अब बोला कि अगर आप सर्विस अवेल करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू, तब सर्विस के केस में लिमिट हमेशा आधा होता है, नॉर्मली हमेशा देखा जाता है। तो यहां भी 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ आ गया, और सर्विस का इंपैक्ट भी टर्नओवर में जाता है, नेटवर्थ में नहीं जाता। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर और 50 CR विच एवर इज लेस, तो यहां पे ओआर भी पास करना है। अब पहले ना एजेंट के लिए एक अलग से पॉइंट था, पहले एक एजेंट के लिए अलग से पॉइंट था, ध्यान देना, लेकिन वो एजेंट वाला पॉइंट ना इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है, बिकॉज पहले दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट में ऑलरेडी आपने एजेंट का नाम लिया हुआ है, तो इसलिए वो जो पांचवा पॉइंट हुआ करता था जो स्पेसिफिकली एजेंट के बारे में था उसको हटा दिया है, वो पॉइंट अब नहीं है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट, यानी कि अब डायरेक्टर के अलावा कुछ और औहदा दे रहे हैं, कुछ और पोजीशन दे रहे हैं, साथ में रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं। तो अगर ये रेम्यूनरेशन 2.5 लाख रुपए तक दे रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लीजिए, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले लीजिए। लेकिन अगर ये मंथली रेम्यूनरेशन आप 2.5 लाख से ज्यादा दे रहे हैं तो आपको ओआर भी पास करना पड़ेगा। और लास्ट ट्रांजैक्शन है अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी। यहां पे अगर जो रेम्यूनरेशन है 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है, 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख 1%, ये अलग है, 2.5 लाख या फिर 1% ऑफ नेटवर्थ। बाकी सिंपल था, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 CR, 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 CR, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 और टर्नओवर और नेटवर्थ और 100 CR, और फिर 10% ऑफ टर्नओवर और 50 करोड़, दैट इज तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद अब ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं कि अगर आप ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो एंटर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, आर्म्स लेंथ बेसिस में कर रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके अलावा कहा गया है नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच रिजोल्यूशन टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड बाय द कंपनी इफ सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी। तो अगर कोई मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो इन दैट केस क्या नहीं होगा, आप उसमें वोटिंग नहीं करोगे, राइट। इन दैट केस आप क्या नहीं करोगे, आप उसमें वोटिंग नहीं करोगे, ताकि वहां पे जो इंडिपेंडेंस है वो इंपैक्ट ना हो। साथ ही साथ 164 की डिस्क्वालिफिकेशन भी ध्यान रखना। अगर आपने 188 को कन्विक्ट किया है पिछले 5 सालों में तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 164 के अंदर। अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 164 के अंदर तो ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा 167 के अंदर। हालांकि 177 का जिक्र 188 में कहीं नहीं है, 164 का जिक्र 188 में कहीं नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग कि आपको वो सारा चीज इंटरलिंक करके चलना पड़ेगा लॉ के अंदर। 189 जस्ट टॉक्स अबाउट अ रजिस्टर कि कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है अपने रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस के बारे में, फॉर्म एमबीपी 4 के अंदर। और वो जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा, बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस यूनिट के अंदर हमारे 3 सेक्शंस कवर्ड होते हैं, 184, 188 एंड 189, राइट। अब जो अगला यूनिट है हमारा दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का यूनिट, सेक्शन 185, 186 एंड 187।
अब अगला जो यूनिट है हमारा दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगेन इट कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शन, सेक्शन 185, 186, 187। 185 के अंदर लोन के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि कंपनी नॉर्मली अपने डायरेक्टर को लोन वगैरह नहीं दे सकता, या फिर कंपनी अपने डायरेक्टर के लिए गारंटी नहीं दे सकता कि भैया तू बैंक से लोन ले ले एंड मैं तेरे भी हाथ में गारंटी दे देता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज पैसा किसका है, मेंबर का है। आप अनाप शनाप वे में डायरेक्टर को लोन के फॉर्म में नहीं बांट सकते हो। तो अब सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है कंपनी कैन नॉट गिव लोन ऑब्लिक गिव गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन टू इट्स डायरेक्टर। वो अपने डायरेक्टर को ना लोन दे सकता है, ना गारंटी दे सकता है, ना सिक्योरिटी दे सकता है उस लोन के फेवर में, ना अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकता है, और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज इंटरेस्टेड। तो क्या बोला है, कंपनी लोन किसको नहीं दे सकता, किसके फेवर में गारंटी नहीं दे सकता, ना अपने डायरेक्टर को दे सकता, ना होल्डिंग के डायरेक्टर को दे सकता, ना डायरेक्टर के पार्टनर या डायरेक्टर के रिलेटिव को दे सकता, ना किसी ऐसे फर्म को दे सकता जिसमें डायरेक्टर या उसका रिलेटिव का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब कौन सा बंदा है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो देखना होगा हमें। उसके बाद कहा गया है कंपनी में एडवांस लोन ऑब्लिक गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद सच लोन टू एनी पर्सन इन whom द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड इफ एसआर इज पास्ड, स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड एंड लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। तो बोला देखो आप अपने कंपनी के डायरेक्टर को कभी भी लोन नहीं दे सकते हो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को कभी भी लोन नहीं दे सकते हो, उसके पार्टनर या रिलेटिव को कभी भी लोन नहीं दे सकते हो। बट जो चौथा कैटेगरी था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं दे सकते हो जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो बोला है कि आप उस कंसर्न को लोन दे सकते हो जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, लेकिन कंडीशन यह है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो बोरोइंग कंपनी है उसको अंडरटेक करना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है मेरे कंपनी का मैं उसी के लिए यूज करने वाला हूं। अब हु इज एनी पर्सन इन whom the director of the company is interested, what does it means? तो बोला गया है एनी प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर इज ए मेंबर और डायरेक्टर। तो अगर ऐसा कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेरे कंपनी का डायरेक्टर है या मेंबर है, तो माना जाएगा कि उस प्राइवेट कंपनी के अंदर मेरे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। सिमिलरली बोला गया है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग पावर में बी एक्सरसाइज्ड और हुज बीओडी ऑब्लिक एमडी ऑब्लिक मैनेजर इज accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द लैंडिंग कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें मेरे डायरेक्टर्स का एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग पावर है, तो इन दैट सिचुएशन माना जाएगा कि वो जो फलानी बॉडी कॉर्पोरेट है उसके अंदर मेरे डायरेक्टर क्या इंटरेस्ट है। राइट तो अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है कि कंपनी लोन नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती इन कनेक्शन विद लोन टू इट्स डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और एनी फर्म इन विद सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज इंटरेस्टेड। लेकिन कंपनी किसको लोन दे सकता है, किसको गारंटी दे सकता है कि भैया कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट था, कंपनी फिर भी उसको लोन दे सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और बोरोइंग कंपनी को अंडरटेक करना पड़ेगा कि वो जो पैसा है वो मैं अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करने वाली हूं। उसके बाद सेक्शन का नॉन एप्लीकेबिलिटी दिया हुआ है कि सेक्शन 185 कब एप्लीकेबल नहीं होगा। बोला है कि अगर आप अपने एमडी को लोन दे रहे हो या फिर डब्ल्यूटीडी को लोन दे रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद लोन दे रहे हो, या फिर कॉमन स्कीम है सारे एम्प्लॉयज के लिए कि सारे एम्प्लॉयज को आप कुछ लोन दे रहे हो, तो अगर सारी एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हो अंडर ए कॉमन स्कीम तो उसमें एमडी भी कवर्ड है, उसमें डब्ल्यूटीडी भी कवर्ड है, तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा कहा गया है एनी लोन दैट इज एडवांस्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरेस्ट रेट इज नॉट लेस देन द आरबीआई रेट। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी का काम ही लोन देना है, कंपनी पूरे दुनिया को लोन देती है, अपने डायरेक्टर को भी लोन दे रही है और उससे कुछ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही है, जो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही चार्ज कर रही है, तब भी सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद होली ऑन सब्सिडीज को एग्जम्पशन दिया गया है कि आप होली ऑन सब्सिडीज को लोन दे सकते हो, होली ऑन सब्सिडीज के फेवर में गारंटी दे सकते हो, बिकॉज होली ऑन सब्सिडीज पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर लाइक योर न्यू बॉर्न बेबीज। और सब्सिडरीज को एग्जम्पशन दे सकते हो, लेकिन सब्सिडरीज को सिर्फ पार्शियल एग्जम्पशन मिला है। सब्सिडरीज के फेवर में आप गारंटी दे सकते हो, सब्सिडरी को आप लोन नहीं दे सकते हो। याद रखना, सब्सिडरी के फेवर में आप गारंटी दे सकते हो, सब्सिडरी को लोन नहीं दे सकते हो, लेकिन होली ऑन सब्सिडी को गारंटी भी दे सकते हो, होली ऑन सब्सिडी को लोन भी दे सकते हो। तो सब्सिडी के फेवर में आप गारंटी दे सकते हो, सब्सिडी को लोन नहीं दे सकते हो, लेकिन होली ऑन सब्सिडी के फेवर में आप गारंटी भी दे सकते हो और होली ऑन सब्सिडी को आप लोन भी दे सकते हो। अपने एमडी डब्ल्यूटीडी को लोन दे सकते हो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, या फिर एम्प्लॉयज के लिए कॉमन स्कीम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लोन एडवांस कर सकते हो, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 186 दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी।
एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सेक्शन 179 में हमने देखा था कि ये पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज कर सकती है बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन बट नॉट बाय आरबीसी। फिर हमने देखा था कि दिस पावर कैन बी डेलीगेटेड टू ए एमडी, टू ए मैनेजर, टू द प्रिंसिपल ऑफिसर। लेकिन अब सेक्शन 186 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है ना तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 179 का रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ओवरराइड। सेक्शन 179 का रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ओवरराइड। बिकॉज जो स्पेसिफिक सेक्शन का रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ ए जनरल सेक्शन। ठीक है, एक तो वो हो गया यूनानिमस रेजोल्यूशन वाला पॉइंट। अब इसके अलावा क्या बोला है? इसके अलावा बोला है कि अगर आप किसी भी कंपनी को लोन देते हो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो करना ही है। अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका कोई टर्म लोन सबसिस्टिंग है, अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका टर्म लोन सबसिस्टिंग है तो पहले आपको उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर पीएफआई के अंदर आपका टर्म लोन सबसिस्टिंग है, आपने डिफॉल्ट किया हुआ है, आपको पहले उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा नया लोन देने से पहले। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास करना है, पीएफआई अप्रूवल भी लेना है। अब साथ ही साथ बोला है कि अगर ये जो लोन आप दे रहे हो या अगर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर ये बहुत ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करो। देखो यूनानिमस रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, पीएफआई अप्रूवल भी ले लो अगर टर्म लोन सबसिस्टिंग है, बट अगर ये जो लोन आप दे रहे हो, अगर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसका लिमिट बहुत ज्यादा है तो एसआर भी पास कर लो। अब कैसे पता चलेगा लिमिट ज्यादा है या नहीं है? तो बोला गया है कि आप ये देखो कि अगर जो इंटर कॉर्पोरेट लोन सिक्योरिटी गारंटी है उसका जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आप ऐड कर लीजिए बिकॉज फ्री रिजर्व के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने आप ही आएगा, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज मोर। तो यहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो बोला गया कि जो इंटर कॉर्पोरेट लोन है, गारंटी है, सिक्योरिटी, आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले कितना दिया था, अब प्रपोज कितना है। एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप दो कंपैरिजन कर लीजिए, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंपेयर कर लीजिए 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। याद करना सिंपल है, 100% फिगर बड़ा है तो यहां पे मल्टीप्लाई दो चीजों के साथ होगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 60% फिगर छोटा है तो यहां पे मल्टीप्लाई तीन चीजों के साथ होगा, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोनों में से यहां पे आप क्या कर लीजिए, विच एवर इज मोर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों में से विच एवर इज मोर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। 60% या 100% में जो विच एवर इज मोर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर जो इंटर कॉर्पोरेट लोन सिक्योरिटी गारंटी है वो अगर इस अमाउंट को एक्सीड करता है तो एसआर भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अगेन सेक्शन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। दैट इज अगर कोई लोन दिया जा रहा है या गारंटी दी जा रही है या सिक्योरिटी दिया जा रहा है बैंकिंग कंपनी के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सेक्शन 186 नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी लोन दिया जा रहा है, गारंटी दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दिया जा रहा है बैंकिंग कंपनी के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, हाउसिंग कंपनीज के द्वारा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेक्शन नहीं लगेगा। जो भी कंपनीज एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, क्या बोला मैंने? जो भी कंपनीज एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, यहां कंपनीज हुआ करता था, जो भी कंपनीज एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज, अब उसको कर दिया इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 186 नहीं लगेगा बिकॉज उनका काम ही क्या है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करना है। या कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो उनके ऊपर भी सेक्शन नहीं लगेगा। अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर जो अंडर सेक्शन 62 किया जाता है उनके ऊपर भी सेक्शन नहीं लगेगा, राइट। तो अगर राइट शेयर्स अलॉट की जा रही है तब भी सेक्शन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 186 के कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं और 186 का जो कोरिलेशन है वो 179 के साथ आप याद रखने वाले हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ 186 में कहा गया था पहले कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। जब भी कोई कंपनी इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जम्पशन ग्रांट कर दिया गया है टू द बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज, कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये मोर देन बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो जो बैंकिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज में भी एग्जम्पशन क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सेक्शन 187 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, जहां पे कहा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कंपनी को अपने नाम पे हेल्ड करना पड़ता है, लेकिन 4 एक्सेप्शंस हैं जहां पे कंपनी में नॉट हैव इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन नेम।
तो नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी को अपने नाम पे रखना पड़ता है, लेकिन 4 एक्सेप्शंस हैं कि आपके नाम पे नहीं है तब भी चल जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। सेक्शन, अब जो आखिरी यूनिट है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर का वो हो चुका हमारा। अब आखिरी यूनिट के अंदर सेक्शन 190 है, 191 है, 192 है, 193 है। 190, 191, 193 बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो हम इन 3 सेक्शंस को भी डिस्कस नहीं कर रहे। एक सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 192। 194, 195 आपके कंपनीज एक्ट से ही हट गया है, तो एनीवेज हमें नहीं पढ़ना। 194 एंड 195 सॉरी, 194, 195 कंपनीज एक्ट से ही हट चुका है, तो हमें नहीं पढ़ना। तो सेक्शन 192 दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन इन काइंड। सेक्शन कहता है कि नॉर्मली आप अपने डायरेक्टर्स के साथ, कंपनीज अपने डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर सकती हैं, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वर्ड यूज किया रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में फर्क होता है। प्रोहिबिशन मतलब एंटर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है देखना है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया? ट्रांजैक्शन इन काइंड। कंपनी ने डायरेक्टर को बोला मैं तुम्हें शेयर दूंगा, तुम मुझे बंगलो दो, मैं तुम्हें शेयर दूंगा, तुम मुझे अपनी वाइफ की ज्वेलरी दो। तो कंपनी क्या कर रही है? ट्रांजैक्शन इन काइंड एंटर कर रही है। क्या कर रही है? ट्रांजैक्शन इन काइंड एंटर कर रही है। अपने कंपनी के डायरेक्टर के साथ एंटर कर रही है, या होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ एंटर कर रही है, या सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ एंटर कर रही है। ट्रांजैक्शन इन काइंड एंटर कर रही है। तो बोला गया है कि यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले, ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले आपको मेंबर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब मेंबर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल का तो 2 तरीका होता है, ओआर या एसआर। यहां ओआर पास करें या एसआर पास करें। याद रखना किसी भी सेक्शन में जब तक एसआर नहीं लिखा होता हमेशा ओआर पास किया जाता है, ठीक है। किसी भी सेक्शन में जब भी एसआर की जिक्र नहीं की जाती हमेशा क्या पास किया जाता है सर? ओआर पास किया जाता है। तो यहां भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में जो नोटिस जाएगा ना, नोटिस जो जनरल मीटिंग का जाता है 21 डेज नोटिस, अगर आपको याद होगा बचपन में पढ़ा था, तो उस नोटिस के साथ साथ बोला है कि जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, उसका वैल्यूएशन करा लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अंडर सेक्शन 247। उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अंडर सेक्शन 247 और उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ भेजो ताकि मेंबर्स के लिए इजी हो जाए फैसला करना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बोला है कि अगर आपने इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, अगर आपने सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, मेंबर्स का अप्रूवल नहीं लिया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा बाद में वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। क्या हो जाएगा सर? वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द एंटर ऑफ द कंपनी। एक सिचुएशन और बनता है कि अगर आप अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो, तो जो ओआर पास करना पड़ेगा वो सिर्फ कंपनी में करना पड़ेगा, या उसकी होल्डिंग कंपनी में करना पड़ेगा, या सिर्फ होल्डिंग कंपनी में करना पड़ेगा, या दोनों में करना पड़ेगा। तो बोला गया है कि यहां पे दोनों में करना पड़ेगा। अगर आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो तो दोनों कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा करना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ मेंबर्स आपको होल्डिंग कंपनी में भी चाहिएगा और उसकी सब्सिडरी में भी चाहिएगा। दोनों में आपको क्या चाहिएगा सर? मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा। तो ये हो गया सेक्शन 192। 190, 191, 193 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 190 सिर्फ 190, 193 प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, काम के नहीं है। 194, 195 सिलेबस से हट चुका है। अब कुछ कॉमन चीजें याद रख लेना चैप्टर के अंदर। फॉर्म नंबर जो यूज हुआ था वो एमबीपी यूज हुआ था। हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिए थे। 173 to 175 दैट इज बोर्ड मीटिंग, देन वी हैड quorum RBC। 176 to 183 वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। 179 पावर दिया, 180 रेस्ट्रिक्शन लगाया, 181 चैरिटी, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, 183 नेशनल डिफेंस। रिलेटेड पार्टी 184, 188, 189, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 189 रजिस्टर। देन वी हैव अनदर यूनिट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। 185 डायरेक्टर को लोन नहीं देना, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, 187 इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम, और फिर 192 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा, लॉ की पाठशाला सीरीज अवेलेबल है, सेक्शन नंबर्स याद कराए हुए हैं, फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है। ये चैप्टर को और जल्दी रिवाइज करना है, वॉइस क्लिप अवेलेबल है, आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हो। इस चैप्टर को सर डिटेल में पढ़ना है, लग रहा है कि मतलब यार प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है, एग्जाम सामने है, फास्टर क्लासेस ले सकते हो, 50 घंटे में पूरा लॉ हो जाएगा। पहले पढ़ रखा है लॉ तो संजीवनी कोर्सेज ले सकते हो, 25 घंटे में लॉ पूरा हो जाएगा। राइट, ये जो समरी नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना यार, चैप्टर के अंदर मैंने ओआर एसआर का बार बार बात किया, ओआर एसआर, ओआर एसआर।
तो नॉर्मली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही था हर जगह, पूरे चैप्टर में आप देखोगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही था, स्पेशल रिजोल्यूशन जल्दी से आपको देखने को नहीं मिला। 173 में कहीं वहाँ 173 में तो सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन की बात आती है, 174 में कहीं है नहीं, 175 में कहीं है नहीं, 176 में कहीं है नहीं, 177 में कहीं है नहीं, 178 में कहीं है नहीं, 179 में है नहीं, 180 में आपको मिलता है एसआर के बारे में, 180 में एसआर के बारे में मिलता है, 181 में फिर से आपको ओआर के बारे में मिलता है, 182 में नहीं है कहीं भी, 183 में नहीं है, 184 में नहीं है, 185 में फिर से आपको यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन के अंदर एसआर का पार्ट मिलता है, 186 में अगर लिमिट्स एक्सीड हो जा रही है तो एसआर का पार्ट मिलता है, 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ओआर का पार्ट मिलता है। तो आपको 2 जगह ओआर मिल रहा है, 3 जगह एसआर मिल रहा है, सॉरी वो एसआर का मेजॉरिटी ज्यादा है यहाँ पे, 185 में आपको एसआर का रेफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन कौन सा डिस्कस किया था हमने, 180 के अंदर एसआर का डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है, एसआर का जिक्र आपको देखने को मिल रहा है, 188 के अंदर ओआर का जिक्र आपको देखने को मिल रहा है, 186 के अंदर एसआर का जिक्र मिल रहा है। लॉजिक सिंपल है। और जब भी ओआर या एसआर की बात करें आप साथ में सेक्शन 114 रेफर कर सकते हो। क्या रेफर कर सकते हो? सेक्शन 114 रेफर कर सकते हो, बिकॉज ओआर या एसआर का डेफिनेशन ही सेक्शन 114 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है। तो जहां भी ओआर या एसआर की बात होती है तो आप क्या कर सकते हो सर, सेक्शन 114 रेफर कर सकते हो। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो रिविजनरी वीडियो है आपके लिए काम का होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चाहिए मुझे कम से कम 1000 लाइक, एंड साथ ही साथ आपके बहुत सारे शेयर्स, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेहनत करना मत भूलना। मुझे कुछ नहीं चाहिए एग्जामिशन से कम, मुझे कुछ नहीं चाहिए एग्जामिशन से कम, मुझे आपसे एग्जामिशन चाहिए 60 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए, और वो अचीव आप करके रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।